हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर था हमारा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये मैं आपको करा चुका था कि हमारा कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ। नेक्स्ट उस पर मैं देखूंगा सबसे पहले, मिस्टर एक्स हैज अ लॉस अंडर हेड बिजनेस। कितने का लॉस है? लॉस कितने का है? बिजनेस के अंदर जो लॉस है वो 10 लाख का है। बिजनेस लॉस कितने का? 10 लाख का है। और उसके पास सैलरी आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की। देखो सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है कितने की? 10 लाख की सैलरी आ रही है। तो ध्यान से समझना, बिजनेस में तो लॉस है, उसके पास इनकम में क्या है? सैलरी है। और दूसरी इनकम क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपीज का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपीज का। इन दिस केस उसकी टैक्स लायबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है। तो टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट कैसे करेंगे? तो एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर बिजनेस लॉस के रिगार्डिंग मैंने क्या पढ़ा था? बिजनेस लॉस के रिगार्डिंग मैंने आपको लॉ पढ़ाया था। लॉ ये पढ़ाया था कि सबसे पहली बात, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ हो जाता है, इसे बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। फिर हमने सेक्शन 71 पढ़ा था, अगर कोई लॉस रह जाता है सेट ऑफ करना, तो किसी अदर हेड से सेट ऑफ तो हो जाता है, बट सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता है, और कैजुअल इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई और इनकम है तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन में सैलरी आ रहा है, तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल होगा? तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 71, जिसमें क्या कहेगा, अगर बिजनेस का लॉस है तो वो बिजनेस से सेट ऑफ होगा, बट सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, या कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई और इनकम है, हाँ, तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो आप अब इसमें आंसर क्या देंगे? अब आप इसमें आंसर ये देंगे, आप इसमें आंसर ये देंगे, सबसे पहली बात देखो, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी है, तो कंप्यूटेशन क्या करेंगे? टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले हेड कौन सा आता है? सैलरी का। सैलरी की इनकम मैंने लिखी 10 लाख की। दूसरा हेड कौन सा आता है? कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन की हेड मैंने लिखी 10 लाख की। फिर मैंने कहा कि कैपिटल गेन, देखो सैलरी से तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉ मना करता है। कौन सा सेक्शन मना करता है? सेक्शन 71, अभी मैंने आपको पढ़ाया। कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा? यस, कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन से एडजस्ट जो होगा, उसमें मैंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपए आपका, ये 10 लाख का आपका ये है, और सेम 10 लाख से एडजस्ट हुआ तो कैपिटल गेन तो आपका नील हो गया। कैपिटल गेन तो आपका नील हो गया। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर मैं बताऊं आपको, डिस्कस करूं, तो आपने देखा होगा जब आप शेयर मार्केट खेलते हो ना, शेयर मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और बिजनेस में आपने लॉस दिखा दिया, तो वो आपका यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैपिटल गेन में 20% भी टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए बिजनेस में लॉस दिखा देते हैं, और कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट करके अपनी जीटीआई का कर देते हैं। अपनी जीटीआई देखो, दैट इज कॉल्ड कि कैपिटल गेन की इनकम अब तो यहाँ पर नील बना दी, तो जो जीटीआई बची वो जीटीआई सिर्फ सैलरी इनकम बनी। कितनी बनी? सैलरी इनकम 10 लाख रुपए की। अब जब 10 लाख रुपए की इनकम बनी, मैंने कहा टैक्स ऑन 10 लाख। टैक्स ऑन 10 लाख, जब मैंने इसमें स्लैब अप्लाई किया तो स्लैब से मेरी 50,000 रुपये निकल कर आए। जैसा कि मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई करते तो उसमें आपको बताया है कि 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से ऊपर जैसे वो ना न्यू टैक्स रिजीम लगाकर आपको टैक्स निकाल लेना है। वो मैंने, आप मेरे आप टैक्स स्लैब वाली क्लास में देखेंगे, मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करनी आपको सिखाई है। तो यहाँ पर आपने 10 लाख की इनकम पे आपने 50,000 रुपये का टैक्स निकाल लिया। जो भी आपका टैक्स निकलता है उसके ऊपर 4% की हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होती है, तो 2,000 रुपये का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया। आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई 52,000 की, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। नोट डाल दिया। नोट क्या डाला? बिजनेस लॉस जो है वो नॉट अलाउड सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। तो ये सेक्शन कौन सा मना करता है? सेक्शन 71 आपको लिख कर आना हो तो आप लिख कर आ सकते हैं कि सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता बिजनेस का लॉस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हमारा लॉस है बिजनेस में, 10 लाख रुपए का बिजनेस का लॉस है। हमारे पास सैलरी की इनकम है 10 लाख रुपए की, और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला जो कि 10 लाख रुपए है। देखो सेम एक बार बताऊं, अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए का। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है? यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ट्रिपल वन ए वाला है। ट्रिपल वन ए वाला जो है, जो एसटीटी पेड होता है, ट्रिपल वन ए वाला, वो ट्रिपल वन ए वाला, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है
इसमें और उसमें अंतर क्या होता है, ये तो स्पेशल रेट से टैक्स होता है, वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होता है, ये नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होता है, वो स्पेशल रेट से टैक्स होता है, ये वाला। दोनों में अंतर समझना। अब क्या इसमें से एडजस्ट होगा, तो देखो देवी 10 लाख रुपये आया, ठीक है, सॉरी, 10 लाख रुपीज ये आया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, फिर बिजनेस का लॉस आ गया 10 लाख रुपीज, ये इससे आपस में ये सेट ऑफ हो गए, क्योंकि क्या लॉस अलाउड है, यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और बिजनेस में लॉस है, यस अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका कैपिटल गेन क्या हो गया, कैपिटल गेन आपका नील हो गया। अब इनकम जो आ रही है जीटीआई, वो जीटीआई 10 लाख रुपीज आई, 10 लाख रुपीज आई, तो मैंने भी सेम वही कहा कि टैक्स 10 लाख रुपीज पे 50,000 प्लस 2,000 पे और 52,000, कि यहाँ पर कहा नोट, वही सेम सेट ऑफ सैलरी से नहीं हो सकता, सैलरी से सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है, राइट। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज करो आपके बिजनेस में लॉस है और आपके पास सैलरी की इनकम है 2 लाख रुपए की। अब की बार बात है, क्वेश्चन चेंज हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 10 लाख से क्या आपस में एडजस्टमेंट होगी, यस, 2 लाख रुपए तो सेम टू सेम ये रहेगा, 10 लाख रुपए आपस में 10 लाख से एडजस्ट हो गए, तो जीटीआई कितना बना, 2 लाख रुपए बना। टैक्स लाइबिलिटी क्या निकल कर आएगी, डिडक्शन 60 की नील है, जीटीआई आपकी 3 लाख से नीचे है, हैंस टैक्स रेट आपका नील रहेगा। क्या बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट, खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट आता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। आपको सेक्शन 32 आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 32 आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का सेक्शन होता है और सबसेक्शन 2 जो इंडिकेट करता है वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है। सेक्शन 32 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का इंडिकेट करता है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। एक असेसी, असेसी कौन होता है, मैं, सिंपल, जो एक व्यक्ति टैक्स लायबिलिटी पे कर रहा है, हैविंग बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशन इनकम। अगर सपोज करो आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, तो आपकी यहाँ पर ये कहता है कि सपोज करो एक एसएससी हैविंग डेप्रिसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशन shall be debit all expenditure of business and profession before debiting the depreciation। उन्होंने ये कहा भाई साहब, सपोज करो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा है, आपकी जो भी इनकम हुई है सबसे पहले आप सारे खर्चे माइनस कर देना डेप्रिसिएशन को छोड़कर। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट तो बाद में लेंगे। कहने का मतलब जैसा होता नहीं है कि हम पी एंड एल बनाते हैं तो क्रेडिट साइड सेल्स आती है, फिर डेबिट साइड आपकी परचेज आती है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, देन उसके बाद जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होने के बाद आपका बच जाता है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन बाद में लेस करने के लिए बोल रहा है। डेप्रिसिएशन शुड बी डेबिट एट द एंड, बिल्कुल आखिरी में डेबिट करना है, आखिरी में माइनस करना है। इफ देयर इज अ लॉस, अगर सपोज करो कोई लॉस बच जाता है जो माइनस नहीं हो पाया, मेरी इनकम कंज्यूम हो गई, सारी खत्म हो गई, कोई लॉस अभी भी मतलब कंज्यूम नहीं हो पाया, तो इट विल बी कॉल्ड लॉस अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोविजन। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मेरा बिजनेस में लॉस है, बिजनेस में लॉस है, और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच गया। तो डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिट ओनली इफ, डेप्रिसिएशन डेबिट कब करेंगे, ओनली इफ इनकम इज अवेलेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड डेप्रिसिएशन कैन, और उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी डेबिटेड सिंस shall be unabsorbed depreciation and it is to be allowed to be adjusted from any income under head except casual income और salary income। यहाँ पर सेम वही बात ही कह रहा है कि जो आपका, ध्यान सुनना, डेप्रिसिएशन शैल बी डेबिट ओनली इफ, डेप्रिसिएशन को आप डेबिट जब भी करोगे जब इनकम इज अवेलेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में बची हुई है तो। एंड डेप्रिसिएशन विच कैन नॉट बी डेबिट, अगर डेप्रिसिएशन जो डेबिट नहीं हुआ है शेल बी कॉल्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, उसे हम अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब सपोज करो मैंने कहा कि मेरी इनकम है, उसमें से कुछ खर्चे वगैरह सारे माइनस करने के बाद बिजनेस में लॉस आता है, डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हो पाया, तो लॉ कहता है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉ कहता है यस कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल इनकम से सेट ऑफ मत करना और सैलरी से सेट ऑफ मत करना। इफ इट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द सेम ईयर, सपोज करो जिस ईयर में वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो नहीं एडजस्ट हो पाया, नहीं यूज हो पाया,
उन्होंने कहा ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, अलाउड है। कितने पीरियड के लिए? अनलिमिटेड पीरियड के लिए। और सब्सिक्वेंट ईयर जितने मर्जी उतने सालों के लिए चाहे इसको लेकर चलना हो, चलो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ 23-24 में लॉस हुआ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा है, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? अनलिमिटेड लाइफ, इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, बहुत अच्छा है। कहने का मतलब, अगर सपोज करो आपको कभी गेन होता है और डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो बिजनेस के लॉस, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगले आने वाले सालों में भी। हैंस एनी हेड, किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा, बट सैलरी से ये एडजस्ट नहीं होता और कैजुअल इनकम से ये एडजस्ट नहीं होता है। ये दो मेन वर्ड याद रखना, सैलरी और कैजुअल इनकम से एडजस्टमेंट कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। ठीक है, ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। इफ असेसी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अगर सपोज करो मेरे पास बिजनेस लॉस करंट ईयर का नहीं है, पिछले सालों का है, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, किसी भी सालों का है, मतलब पुराने सालों का है, तो उस सिचुएशन में एज वेल एज डेप्रिसिएशन, तो बिजनेस लॉस शैल बी एडजस्ट फर्स्ट। तो पहले किसको एडजस्ट करोगे? यहाँ पे कहते हैं सपोज करो मेरे पास डेप्रिसिएशन भी पुराने सालों का, बिजनेस लॉस भी पुराने सालों का, मैं उनको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आ रहा हूँ। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, आपके पास बिजनेस लॉस भी है, आपके पास डेप्रिसिएशन भी है, तो आप पहले किसको एडजस्ट करना पसंद करोगे? तो लॉ ये कहता है सबसे पहले मैं बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना पसंद करूंगा, देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मैं डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करूंगा। राइट, बढ़िया चीज है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लाइफ टाइम है ना। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मिस्टर एक्स है, उसके पास इनकम है बिजनेस की 10 लाख रुपए की, आफ्टर डेबिटिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद उसके पास 10 लाख की इनकम बची। डेप्रिसिएशन 13 लाख रुपए का है, डेप्रिसिएशन 13 लाख रुपए का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ओनली 10 लाख रुपीज कैन बी एडजस्ट, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आपका जो 10 लाख की इनकम है, बिजनेस से एडजस्ट होने के बाद 10 लाख का डेप्रिसिएशन, 3 लाख का भी बच गया ना, जो बैलेंस 3 लाख रुपए है, इसे क्या कहेंगे हम? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इसको कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम, किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट किसको छोड़ के? सैलरी को छोड़ के और कैजुअल इनकम को छोड़ के, सैलरी और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। इवन इन सब्सिक्वेंट ईयर, चाहे ये लो अगले साल भी आपको ये आ जाए, तो अगले साल भी सैलरी से नहीं सेट ऑफ कर सकते और कैजुअल इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट कैन बी सेट ऑफ, इसको सेट ऑफ कर लोगे एनी हेड ऑफ इनकम, किसी से भी सेट ऑफ कर लेना, बस सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो। एंड सच कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर अनलिमिटेड पीरियड लाइफ में। इसका कोई जैसे आपके लॉस को टाइम लिमिट, स्पेकुलेटिव की 4 साल होते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव के 8 साल होते हैं, लॉन्ग टर्म में लॉस है, शॉर्ट टर्म में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, 8 साल की लाइफ होती है, लेकिन इसके लिए कोई लाइफ वगैरह का कोई पीरियड डिफाइन नहीं है। इसके लिए बोला अनलिमिटेड पीरियड, जितने मर्जी उतने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके बाद ये हायरार्की आप याद रख लेना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले करंट ईयर के खर्चे एडजस्ट होते हैं इनकम से, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता है। पहले करंट ईयर के खर्चे एडजस्ट होंगे, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, देन उसके बाद जो पिछले सालों के लॉसेस है वो एडजस्ट होंगे, और फिर उसके बाद जो पिछले सालों का डेप्रिसिएशन है वो एडजस्ट होगा। तो सिंपल बोलूं, पहले एक्सपेंस एडजस्ट होगा, फिर डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, फिर पिछले सालों का बिजनेस लॉस एडजस्ट होगा, फिर पिछले सालों का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा। इजी है, आप हायरार्की याद कर सकते हो। पहले करंट ईयर के खर्चे, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर पिछले सालों का बिजनेस लॉस, फिर पिछले सालों का डेप्रिसिएशन। आपको ये हायरार्की याद रखनी पड़ेगी, आपको ये हायरार्की याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव के कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ की बात करी जा रही है यहाँ पर। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एज पर सेक्शन 28, आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 28 पीजीबीपी का सेक्शन है, पीजीबीपी का सेक्शन 28 है। Income from speculative business shall be taxable under the head of PGBP and such income shall be computed in a normal manner। यहाँ पर ये कहता है कि जो स्पेकुलेटिव का बिजनेस है ना, उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट किस हेड में करते हैं? पीजीबीपी हेड में करते हैं। और इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, सेम वैसे ही स्पेकुलेटिव इनकम को भी कैलकुलेट किया जाता है, कोई अलग से तरीका नहीं है। एंड इसकी जो टैक्सिबिलिटी है,
टैक्सेबल एट द नॉर्मल रेट, और इसको टैक्स भी नॉर्मल रेट से करते हैं। एंड इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैजुअल इनकम, और इसे कैजुअल इनकम भी नहीं मानते, कैजुअल इनकम भी नहीं मानते। अब उन्होंने समझाया कि फिर स्पेकुलेटिव इनकम और कैजुअल इनकम में अंतर क्या होता है। देखो कैजुअल इनकम तो वो वाली इनकम हो गई, जैसे मैं आईपीएल वगैरह खेलता हूँ, सट्टे की इनकम है, 30% पर टैक्स होता है, टीडीएस वगैरह 30% पर कटता है, ये वो स्पेकुलेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव का मतलब उन्होंने ये समझाया, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक और शेयर। जैसे सपोज करो आज मैंने कोई फ्यूचर या डिलीवरी वगैरह में कोई पैसा लगाया, एक्चुअल में सपोज करो मैंने आज एक शेयर खरीद लिया एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने जो आज खरीदा है, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड, उसको काटना पड़ेगा, चाहे वो फायदे में कटे चाहे वो लॉस में कटे। मैंने आज डिलीवरी ले ली, सपोज करो मैंने आज एक फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद लिया या मैंने एक फ्यूचर एंड ऑप्शन बेच दिया, राइट। जब मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीदा या मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन बेचा, तो उसकी प्रीमियम अमाउंट जो होती है ना, प्रीमियम उसकी कॉल होती है प्रीमियम अमाउंट, वो प्रीमियम अमाउंट आपको पे करनी होती है। प्रीमियम अमाउंट पे करने के बाद अगर वो आपको फायदा दे रहा है या लॉस दे रहा है, या तो आपको फायदा दे रहा है तो सेम अगले दिन, उसके अगले दिन कभी भी काट लो। लेकिन अगर सपोज करो आपको लॉस हुआ और आपने नहीं काटा, तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा, दैट इज कॉल। वहां पर क्या डिलीवरी वगैरह दी जाती है? वहां पर डिलीवरी तो दी नहीं जाती, ऑन द स्पॉट खरीदो और काटो, वो वाला ऐसा होता है, दैट इज कॉल ट्रांजेक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप क्या करोगे, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो फॉर अ कमोडिटी, कोई कमोडिटी इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। आपको तो एक्चुअल डिलीवरी मिली नहीं ना, आपने पैसे देके प्रीमियम का और आपने एक शेयर खरीद भी लिया, 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिक कट गया और आपके खाते में पैसे आ गए, दैट इज कॉल आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं है। जैसे आप कोई शेयर खरीदते हो, जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस का, बीएससी का, इन्फोसिस का आपने शेयर खरीदा, खरीदने के बाद आपके पास शेयर डीमेट में शेयर आ गए, और फिर जब बेचा तो डीमेट से शेयर निकल गए, वो तो भैया देखो वो तो प्रॉपर शेयर मार्केट हो गया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन सपोज करो आप एफ एंड ओ खेलते हो, तो एफ एंड ओ में क्या होता है, आज लगाया, प्रीमियम मनी दी और फिर उसके बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर काटना होता है, वहाँ एक्चुअल डिलीवरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो लॉ ये कहता है कि सब अगर आपने कोई एक्चुअल डिलीवरी वगैरह नहीं दी है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई फायदा होता है या नुकसान होता है, तो उसे स्पेकुलेटिव बोला जाता है, राइट। स्पेकुलेटिव समझ में आ गया होगा आपको। अब स्पेकुलेटिव में उन्होंने ये समझाया, इसे नॉर्मल की तरह ट्रीट किया जाता है। द फॉलोइंग शैल नॉट बी डीम्ड एज ए स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी बताई कि जैसे स्पेकुलेटिव नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल का या मर्चेंडाइज एंटर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइज मर्चेंटिंग बिजनेस में। सपोज करो मैं कोई माल गुड्स की लेन देन वगैरह कर रहा हूँ और उसमें एंटर होता हूँ और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि 3 महीने बाद मुझे ये सामान खरीदना है, 3 महीने बाद का प्राइस मुझे पता नहीं है, तो ऐसे केस में उसे हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम सेक्शन 73 पढ़ेंगे। सेक्शन 73 क्या कहता है? 73 ये कहता है इस वाले लॉस को 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर लेता है, अगर सपोज करो एक एसएससी को लॉस होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस में, तो सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम अंडर हेड, अंडर एनी हेड, हाउएवर इफ एसएससी हैज टू और मोर सिमिलर बिजनेस। सपोज करो एक एसएससी के पास दूसरा बिजनेस भी ऐसा ही है, तो लॉस ऑफ वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस। उन्होंने बोला भाई देख, अगर सट्टे की इनकम वाला तेरा बिजनेस है, तो सट्टे की इनकम वाला दूसरा बिजनेस होगा ना, उसी से ही तो सेट ऑफ कर सकता है, वो मिलता मिलता जुलता होगा। लेकिन अगर तू ये सोचे कि तेरी कोई दूसरा हेड मदद करेगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाला या तेरा बिजनेस वाला या तेरा कैपिटल गेन वाला या अदर सोर्सेज, तो भाई ऐसी कोई मदद तेरे को नहीं मिलने वाले। सट्टे की इनकम से होने वाले फायदे को सट्टे की इनकम के लॉसेस को आपस में सेट ऑफ तो कर सकते हो, बट कोई दूसरा हेड आपकी मदद करेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। लॉस को हुआ तो फिर कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे? 4 सालों के लिए आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। even the subsequent year loss can not be set off on any from the, अगर सपोज करो जिस ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया अगले साल लेकर गए, तो अगले साल भी आपका सेम वही कि सट्टे की इनकम से अगर फायदा होगा तो उसे सेट ऑफ कर लेना, अदरवाइज नहीं। लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, अगर लॉस होता है नॉर्मल बिजनेस में, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या लॉस अंडर हेड अदर सोर्सेज कैन
कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। उन्होंने ये बोला कि अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या फिर लॉस है किसी अदर सोर्सेज में, उसको तो आप सेट ऑफ कर सकते हो इससे। मतलब वो लॉस स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्पेकुलेटिव को अगर मदद की जरूरत पड़ी तो स्पेकुलेटिव की मदद तो सिर्फ स्पेकुलेटिव ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला लॉस है स्पेकुलेटिव का 5 लाख रुपए का, इनकम है नॉर्मल बिजनेस में 5 लाख रुपए की, तो क्या बताओ आपस में एडजस्ट हो पाएंगे? इन दिस केस लॉस नॉट अलाउड, कोई लॉस अलाउड नहीं होगा। इट कैन बी सेट ऑफ हाउएवर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर इसको सेट ऑफ भी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ कर पाओगे, किसी और से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मिस्टर एक्स के पास स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, 5 स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम फ्रॉम सम अदर स्पेकुलेटिव 5 लाख से, तो क्या ये सेट ऑफ हो सकते हैं? यस, लॉस कैन बी सेट ऑफ, तो ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा, मेरे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।